अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, लोग झूठ बोलते क्यों है? कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए या कोई चीज ऐसी हासिल करने के लिए जो अगर सच बोल देते तो हासिल ना होती। तो झूठ बोलने से अगर कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए थे, चले छोटा बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है माँ बाप से, या इवन के कैफ का बच्चा माँ बाप से झूठ क्यों बोल रहा है? डांट ना पड़े। तो डांट पड़नी थी तो कोई डांट खाने वाले काम ही होते तो डांट पड़नी थी ना, और अगर झूठ बोल दिया तो वो डांट बच गई, बड़ा आसान हो गया काम। तो इससे अब आइंदा और झूठ बोलेगा। इससे सिर्फ ये पहलू के झूठ बोलेगा तो चलो झूठ बोलने का गुनाह हो रहा होगा, लेकिन अम्मा अब्बा अगर डांटते तो बच्चे के भले के लिए डांटते। तो अब चूंकि उसने इजी वे आउट निकाल लिया तो अम्मा अब्बा तक बात ही नहीं पहुंच रही, तो वो जो खराबी में पढ़ रहा है वो फिर पढ़ना शुरू हो गया मजीद आगे, और इवेंचुअली वो कहां तक पहुंचेगा? बुखारी 6094 सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच इंसान को नेकी की तरफ लेके जाता है, अब ये रास्ता है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है। और इससे हटके एक बात है कि कुरान पाक में ना 4 कैटेगरीज हैं जिन पे अल्लाह ने ये इनाम हुआ, अल्लाह का इनाम, ये 4 कैटेगरीज हैं। एक नबियों की कैटेगरी है, एक सिद्दीकीन की कैटेगरी है, फिर एक अंबिया, सॉलिहीन, सिद्दीकीन, अंबिया, सॉलिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा। तो सिद्दीकीन की कैटेगरी भी है। तो इंसान सच नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और इंसान सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है दूसरी साइड। और बेशक झूठ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है, और इंसान झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख लिया जाता है। और ये जो झूठ होते हैं ना, ये छोटे बड़े का मसला नहीं होता, छोटा छोटे झूठ बोलता हूँ, झूठ इट्सेल्फ दरवाजा होता है आगे जाने का। तो अगर जिंदगी में छोटे छोटे झूठ शामिल है ना, तो उनको अगर रहने दिया तो बड़े बन जाएंगे। तो इंक्लूडिंग मी 24 आवर्स की लाइफ असेस करें सारे, और जरा देख लें कि कहाँ कहाँ झूठ इन्वॉल्व है। इन्वेंटरी की एंट्रीज बताई थी, ये जो एंट्रीज है ना, ये आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में काम आएंगी, और बैड डेट की भी एंट्रीज भी बताई थी। तो वैसे तो आपको सब भूल भाल गया होगा, लेकिन अगर किसी को इस पहले पढ़े हुए का कुछ याद है और मेरे इस बताने के बाद उसको कोई कंट्राडिक्शन लग रही है तो जरूर पूछ लें, क्लियर कर लें। बैड डेट से रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड किसी को कोई कंट्राडिक्शन लग रही हो, को लग रहा हो कि हमारे तो लॉस हो गया, हम तो कुछ और पढ़ के आए थे, कुछ और हो गया, किसी बात पे कोई कंफ्यूजन हो गई हो, बढ़ गई हो, है? इसका तो सब भूल गया हुआ था, ठीक है, चलो खैर है। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स, ये मैंने तीसरा नाम लिखा था, एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स। और इसमें आपने अपने अपने हिसाब से, मेरा ख्याल है किसी ने हफ्ता, किसी ने 10 दिन, किसी ने 2 हफ्ते लगाए। क्या सीखा इसमें? कुछ बताना चाहे, बेइज्जती नहीं करने के लिए पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूँ, कोई कुछ बताना चाहे क्या इसमें से याद है? प्रीपेड एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं? प्रीपेड एक्सपेंस जब तक इनकम नहीं आएगी, यानी अर्न नहीं होगी, तब तक इनकम नहीं मानेंगे। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस क्या? पे पहले कर दिया, लेकिन इनकर तो पे कर दिया, बस इनकर हो गया नहीं, तो इनकर कर तो दिया, पे कर दिया। चल, सारे सही कह रहे हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स के हवाले से, और मेनली टाइम रिलेटेड की बात हो रही है, टाइम रिलेटेड चीजें। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये होता है कि इनकम और एक्सपेंस को उस पीरियड में इनकम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए उस पीरियड में इनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। रिकॉग्नाइज यानी इनको इनकम और एक्सपेंस पहचानना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए जिस पीरियड से ये रिलेट करते हैं।
चाहे पैसे बाद में चाहे पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लो टाइमिंग। जुलाई की बिजली का बिल जुलाई में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे उसके पैसे अगस्त में क्यों ना पे कर रहे हो। तो इनकम और एक्सपेंसेस उस पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं, पैसे चाहे जब भी आए जाए। रिलेट करते हैं ये कैसे पता चलेगा किस पीरियड से रिलेट करते हैं? इनकम इनकम क्या होता? हाँ, एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है। बिजनेसेस खर्चे करते क्यों है? खुशी मजे के लिए। बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स नहीं, बिजनेसेस, उससे उन्होंने कोई ना कोई बेनिफिट लेना होता है बिजनेस के लिए। तो एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है जब उसका बेनिफिट मिल जाए। जैसे जनरेटर का डीजल खरीदना एक्सपेंस नहीं है, जब वो यूज होगा तो एक्सपेंस है। स्टेशनरी खरीदना एक्सपेंस नहीं है, जब यूज होगी तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है जब उसका बेनिफिट कंज्यूम होता है, और इनकम उस पीरियड से रिलेट करती है जब अर्न होती है। और अर्न कब होती है? जब काम। इनकम हमें किसी काम के बदले अर्न करनी है, तो जब वो हम काम कर देंगे। यानी जब गुड्स या सर्विसेज जिनके लिए हम वो कमा रहे हैं वो डिलीवर हो जाए। बाकी तो इसके ऊपर तफसील आगे FR 2 में आईएस लिखा हुआ पूरा FR 15, लेकिन बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपेंस उस पीरियड से रिलेट करता है जिसमें उसके बेनिफिट कंज्यूम होते हैं। इनकम उस पीरियड से रिलेट करती है जिसमें वो अर्न होती है। अर्न करने का मतलब है जिस पीरियड में हम वो गुड्स सर्विसेज कर देते हैं काम। चार चीजें बड़ी होंगी इसमें। कौन कौन से? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस। प्रीपेड इनकम कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम। तो मैं ना आपको ये चारों ये सामने पैरेलल बता रहा हूं। तो जिन्होंने बाद में सेल्फियां लेनी होती हैं वो तो चलो मैं पूरा करूंगा तो सेल्फियां ले ही लेंगे। जिन्होंने साथ साथ लिखना होता है तो आप ना 4 पेजेस पे अलग अलग साथ चलाना, एक पेज काफी होगा एक के लिए। जो मैं सामने बोर्ड पे करने लगा हूं वो आपने अगर साथ साथ नोट करना हो तो आप ये 4 पेजेस पे साथ साथ चलाना। किस तरह? एक, दो, तीन, चार, इन सब पे। अच्छा, अब उसके लिए आपको 4 हाथ चाहिए होंगे? नहीं, एक एक करके लिख, जो लिख रहा हूँ आप साथ साथ लिख लेना। और अगर कोई पोटेंशियली, मैंने ना वो पता नहीं शायद सर ने बताया था कि नहीं, बहुत पहले पार्टनरशिप एक टॉपिक होता था सिलेबस में, तो उसमें बहुत सारे केसेस होते थे कि गुडविल निकालनी है, फिर वो अगर एडमिशन है और गुडविल वजह कुछ काफी सारे दरख्त होते थे। तो मैं वो दरख्त बनाता था ना, तो ये शाह, हैदर शाह, फिरोजर शाह, बहुत सारे केसेस थे। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा भाई आपसे ना एक जगह मैनेज नहीं होगा तो आप उसको ऐसे कर लें या 2 पेजेस निकालें, आपसे मैनेज नहीं होगा। तो एक शेख बच्चा था मेरी क्लास में, उसने ना लिटरली इतनी सी जगह पे वो सारा दरख्त मैनेज किया था। तो अगर आप में से कोई पोटेंशियली काबिल है तो वो जैसे मर्जी नोट करे। वैसे मेरा ख्याल यही है कि ये 4 अलग अलग जगह नोट करना पड़े। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर कैसे 4 पेजेस से मैनेज करना है तो मुझे एक बार पूरा कर लेने दें, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये 4 चीजें हैं, ये आपने ना इस चैप्टर में पढ़ी होती हैं। अच्छा, ऑब्वियसली मैं उतनी तफसील बेटे नहीं बता सकता, वो आपने 10 दिन में पढ़ी है। मैं तो सिर्फ आपको जो निचोड़ के FR 1 में काम आ सकती है वो बता रहा हूं बस। कुछ इसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में काम आना है, कुछ कैश फ्लोज वाले चैप्टर में काम आना है, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम आना है। एडवांस इनकम, क्या पढ़ा आपने? एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, दोनों पढ़े? ठीक है, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। अच्छा, अगर कोई एक पेज में मैनेज करना चाहिए, मैं आपको टोटल बता देता हूं मैं करने क्या लगा हूं। इन चारों में मैं लिखूंगा 3 एंट्रीज, फिर उसके बाद एक छोटा सा टी अकाउंट, फिर उसके बाद एक और कुछ 2 टी अकाउंट मिला के टी अकाउंट। ये करना है मैंने। तो मुझे कुछ कहना था ड्यूरिंग द ईयर जब हम पे कर रहे होंगे। अच्छा, आपने इस चैप्टर में इस टॉपिक में कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी हुई होंगी? कोई याद होगा? इंश्योरेंस पढ़ी होगी, रेंट पढ़ा होगा, और यूटिलिटीज भी पढ़ी हैं, ठीक है, हाँ, और है वो भी पढ़ी है इसमें। अच्छा, ज्यादातर वैसे मेरे ख्याल में रेंट और इंश्योरेंस ही है ये टॉपिक। अच्छा चल, ये टॉपिक ना मेनली टाइम रिलेटेड चीजों के लिए ही होता है, तो उसकी सबसे बेस्ट मिसाल
इंश्योरेंस और रेंट ही होता है। बहरहाल मैं वो नाम नहीं यूज कर रहा, मैं जनरल बातें करूंगा। तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी पैसे दिए, अकाउंटेंट ये सोचे बगैर कि ये पिछले साल के कि अगले साल के, वो बस क्या करता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पूरे साल जितने पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पूरे साल जितने पैसे मिले, ये सोचे बगैर कि इस साल के हैं कि अगले साल के हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जितने पैसे मिले इनकम मान के उसको कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये रिसीट्स लिखा मैंने, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। रेहान साथ साथ रहना उसामा। जितने पैसे साल के दौरान दिए, सोचे बगैर के पिछले साल के कि इस साल के कि अगले साल के, कैश डेबिट कैश क्रेडिट। जितने पैसे मिले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे आके हिसाब किया कि हम तो दे आए हैं ज्यादा पैसे, हम तो अगले ईयर के पैसे भी दे आए हैं, तो पैसे देते हुए सबको एक्सपेंस कह दिया, जबकि वो तो अगले पीरियड से रिलेटेड थे। तो वो जो ज्यादा एक्सपेंस कह आए हैं उनको एक्सपेंस से निकाल लेते हैं। ये काम ईयर एंड पे हो रहा होगा, और ये काम जिस अमाउंट से किया जा रहा है उसको क्लोजिंग प्री पेमेंट भी या क्लोजिंग प्री पेड एक्सपेंस भी कहते हैं। क्लोजिंग मतलब जो ईयर एंड पे क्लोज करते हुए हो रहा है। तो जो पैसे दिए थे एक्सपेंस मान लिया था, एंड पे आके हिसाब किया तो पता लगा वो तो ज्यादा एक्सपेंस बना आए थे, तो एक्सपेंस को कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन पैसे तो दे दिए, पैसे तो दे दिए, एक्सपेंस अभी नहीं बना, बेनिफिट कल मिलेगा, तो फिर वो एसेट है और प्रीपेड एक्सपेंस कर देंगे डेबिट। ड्यूरिंग द ईयर जितने पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर जितने पैसे मिले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। वो ज्यादा बच्चे तो कॉस्ट वाली हैं, कितने बच्चे जो भी कॉस्ट में भी थे। जितने पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जितने पैसे मिले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे हिसाब किया, ज्यादा पे कर दिए थे, फ्यूचर रिलेटेड भी पे कर दिए थे, तो एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना लिया। साल के एंड पे हिसाब किया तो ज्यादा पैसे मिल गए थे, जबकि वो काम तो अभी हमने किया ही नहीं, तो ज्यादा मिल गए तो चुप करके रख ले, है ना, कमीने में। अभी हमने वो काम ही नहीं किया तो पैसे मिल गए हैं, अभी काम नहीं किया तो इनकम कहना ठीक नहीं था। ईयर एंड पे उसको इनकम से निकाल के लायबिलिटी बना लेंगे, इनकम डेबिट और एडवांस इनकम नामी लायबिलिटी क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर पैसे मिले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ईयर एंड पे आके हिसाब किया, ज्यादा पैसे दे दिए थे, ज्यादा एक्सपेंस कह दिया था, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना ले। ज्यादा पैसे मिल गए थे, ज्यादा इनकम कह दी थी, इनकम से निकाल के लायबिलिटी बना ले। और अभी क्यों एक्सपेंस नहीं बना रहे इसको, एसेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल मिलेगा बेनिफिट। तो यही वाली हरकत पिछले साल भी की होगी, तो अब वो पिछले साल वाली हरकत को इस साल कर देंगे रिवर्स। और इसको कहते हैं ओपनिंग प्रीपेड। इसी का उलट, एक्सपेंस को वापस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस को क्रेडिट। पिछले साल भी यही हरकत की थी, इस साल कर दिया रिवर्स। पिछले साल ये हरकत की थी, इस साल कर देंगे इसको रिवर्स। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, एडवांस इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये वाली कहानी एक कंप्लीट बात दोबारा। साल के दौरान जितने भी पैसे मिले, ये हिसाब किए बगैर के वो पिछले साल के हैं कि अगले साल के हैं, सबको इनकम मान लिया, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे हिसाब किया तो पता लगा कि ये पैसे जो मिल गए थे इनमें कुछ अगले साल से रिलेटेड भी थे, उनको तो भी हम इनकम नहीं कह सकते, इनकम कम कर दी, लायबिलिटी बना ली। लायबिलिटी क्यों बना ली, क्योंकि पैसे मिल गए, हमारा जिम्मा है, अब लायबिलिटी बना ली। लेकिन जब अगले साल हम ये काम कर देंगे तो फिर भी लायबिलिटी ही रहेगी, तब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब इनकम बनाएंगे ये काम, क्योंकि यही हरकत पिछले साल भी की होगी, तब उसको इनकम नहीं लायबिलिटी कह दिया था। अब वो काम जब कर ही दिया है तो अब लायबिलिटी खत्म करके इनकम बन जाएगी। तो हर साल के एंड पे ये हिसाब किताब होता है कि पैसे कम आए कि ज्यादा आए। अदरवाइज साल के दौरान पैसे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पैसे मिले, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ज्यादा पैसे दे दिए थे, एक्सपेंस से निकाल के एसेट बना ले, ज्यादा पैसे मिल गए थे, इनकम से निकाल के लायबिलिटी बना ले, और अगले ईयर जाकर इसको रिवर्स कर। ड्यूरिंग द ईयर पैसे दिए, चाहे वो पिछले साल के हैं चाहे अगले साल के हैं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
ड्यूरिंग द ईयर जो पैसे दिए एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ड्यूरिंग द ईयर जो पैसे मिले कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ईयर एंड पे हिसाब किताब हुआ तो पता लगा कि कुछ हम बेनिफिट ले चुके हुए हैं लेकिन अभी इसके पैसे नहीं दिए, तो वो इसमें कवर हो गए। क्यों? कैश नहीं दिया, जबकि है वो इस साल इस्तेमाल हुए तो इनकम स्टेटमेंट से छुप जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट से ना छुप जाएं तो हम उनको खुद कह देते हैं एक्सपेंस, लेकिन पैसे नहीं दिए भी तो लाइबिलिटी बना लेंगे, एक्रूड एक्सपेंस। इस काम को कहते हैं कि हमने एक्सपेंस को एक्रू कर लिया, एक्रू ACCRU, एक्रू कर लिया। इसका मतलब है कि हम बेनिफिट ले चुके थे, एक्सपेंस मानना चाहिए था, क्यों नहीं माना था अभी तक? पैसे नहीं दिए थे। कोई बात नहीं, एक्सपेंस तो मानो ना, तो एक्सपेंस डेबिट और साथ एक बना ली लाइबिलिटी। साल के दौरान जितने पैसे दिए एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, साल के दौरान जितने पैसे मिले कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे पता चला कुछ पैसे अभी नहीं भी दिए लेकिन बेनिफिट ले चुके, एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। साल के एंड पे पता चला कि हम कस्टमर को सर्विसेज दे चुके हुए हैं, उसने पैसे नहीं दिए अभी तक, लेकिन चूंकि सर्विसेज दे चुके हैं तो इनकम तो बननी चाहिए ना, जागरे इनकम बननी चाहिए। तो क्यों नहीं बनी अभी तक? पैसे नहीं मिले लेकिन इनकम तो बननी चाहिए, तो बना लेते हैं इनकम। अब जब इनकम बना ली यानी हम काम कर चुके तो हमारा हक है पैसे लेने का, तो वो बन जाएगा एसेट। इसको कहते हैं इनकम एक्रू करना। इनकम बनती है, पैसे नहीं मिले तो एसेट और इनकम कर लेते हैं रिकॉर्ड, और अगले साल के शुरू में जाकर इसको रिवर्स। तो पिछले साल भी कोई ऐसी हरकत की होगी, वो हो जाएगी अब रिवर्स, और उस हरकत को कहते हैं कि हम ओपनिंग एक्रूअल को रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पूरा लिखा तो एक दफा फिर रिकैप देता हूं। साल के दौरान जितने पैसे मिले ये सोचे बगैर के किस साल के हैं, बस कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे कर लेंगे हिसाब। जब हिसाब किया तो पता लगा कि कुछ ऐसे भी हम लोग काम कर चुके थे जिसके पैसे नहीं मिले, अर्न कर ली थी, इनकम क्रेडिट एसेट डेबिट। यही काम पिछले साल भी किया था, उसको ये डेबिट क्रेडिट करने की क्या साइंस हुई? तो इनकम कम हो गई। ये पिछले साल इस तरह से क्यों की थी? क्योंकि पिछले साल हम गुड्स सर्विसेज दे चुके थे, इनकम अर्न कर चुके थे, लेकिन पैसे नहीं मिले थे। वो पैसे अब इस साल मिले हैं ये, और इस साल उसको फिर इनकम कह दिया, तो डबल हो गई ना। जब इस साल इनकम कैश मिला तो वो इनकम क्रेडिट कर दी। ये वो पैसे भी होंगे जो पिछले साल इस तरह एंट्री की थी, तो पिछले साल भी इसको इनकम कहा था, फिर इनकम कह दिया, तो फालतू इनकम कह दी, इसलिए रिवर्स कर दी। नहीं तो करना तो ऐसे ही होता है। और पिछले साल एक्सपेंस बनाया था, लायबिलिटी बनाई थी। इस साल जब पैसे दिए होंगे तो फिर से एक्सपेंस क्या दिया होगा, पहले भी एक्सपेंस क्या आए थे, फिर एक्सपेंस क्या दिया, तो एक्सपेंस को रिवर्स क्रेडिट कर देंगे। तो साल के शुरू में जो पिछले साल के एंड पे एंट्री की होती है उसको कर देते हैं रिवर्स। पिछले साल ये एंट्री की थी, इस साल के शुरू में आके इसको कर देंगे रिवर्स। हाँ, एक फ्रेम में तो पूरा नहीं आ रहा होगा, नहीं ना। चलो एक ये दो करके कर। और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं एसेट्स, एक्रूड एक्सपेंस होते हैं लायबिलिटी, एडवांस इनकम होती है लायबिलिटी, एक्रूड इनकम होती है एसेट। इसके टी अकाउंट भी बनाए होंगे, तो दो दो सीखेंगे, एक दो, अच्छा एक
कौन से दो? वो जो प्रीपेड एक्सपेंस ना सबसे पहले वाला, उसको मैं यहां पर है नहीं, ये बेशक ना लिखना जो मैं यहां करने लगा, इसलिए इधर आया हूं। एक होता है एक्सपेंस का अकाउंट और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट। ये दोनों अलग अलग चीजें। ये एक्सपेंस है, ये एसेट है। साल के शुरू में इसका बीडी बैलेंस आ रहा होगा, नहीं एक्सपेंस का बीडी नहीं होता, ये एसेट है, इसका बीडी आ रहा होगा। पहली एंट्री क्या की? वो उधर आखिरी पहली, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट किस अमाउंट से? इसी की अमाउंट से। ये पहली वाली एंट्री होगी। इस एंट्री के बाद ये नील हो गया, खत्म। कैसे? जितना बीडी था उतना ही क्रेडिट कर दिया। फिर दूसरी एंट्री क्या हुई? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर तीसरी एंट्री क्या हुई? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये तीसरी वाली एंट्री हुई। और चौथी एंट्री नहीं, देख भी नहीं उधर, नहीं है, ये नहीं लिखी मैंने, 3 है। ये एक्सपेंस अकाउंट है, साल का एंड हुआ, इसको क्लोज करें तो किधर कहां क्या, इसका जो बैलेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये एसेट है, इसका आएगा सीधी किस साइड पे? इधर। और ये कहां जाएगा? एसओएफटी में। अमाउंट इसकी क्या होगी? ये वाली, क्योंकि जो बीडी था उसी को क्रेडिट करके कर दिया था, खत्म। फिर तीसरी वाली एंट्री में जो अमाउंट आई तो सीधी यही वाली अमाउंट ही होगी। फिर असल में होता है ये, लेकिन एग्जाम के लिए ये लगता है टाइम आया, तो FAR 1 में भी और इवन के आगे FAR 2 में भी, कहीं CFA में भी जरूरत पड़ी तो स्टूडेंट्स के लिए खास इन दो की जगह एक टी अकाउंट चलाया जाता है, वो भी ये वाला, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला। और इसमें अगर हम याद रखने के लिए इनको नाम दे दें तो इसमें इधर कौन सी अमाउंट आ रही है? अमाउंट कौन सी वाली आ रही है? जो ओपनिंग प्रीपेड था वो अमाउंट यहां आ रही है। ये जितने पैसे दिए वो अमाउंट आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही? मुझे लग रहा है गूंज रही है आवाज। नहीं यार, इमरान को बुलवाया था। ये कौन सी अमाउंट है? अमाउंट ये क्लोजिंग प्रीपेड वाली अमाउंट है। और ये कौन सी अमाउंट है? तो क्या जाता है इनकम स्टेटमेंट में? पेमेंट फॉर द ईयर या एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो आगे आपको चैप्टर में काम आएंगी वर्किंग्स के तौर पे, तो इसको दबा करते हैं, इसी को एक फॉर्मेट देकर रट्टा लगा लेते हैं। तो इस का एक टी अकाउंट जो आइंदा वर्किंग्स में काम आएगा, ओपनिंग प्रीपेड इस साइड पे, पेमेंट्स इस साइड पे, एक्सपेंस इस साइड पे और क्लोजिंग प्रीपेड इस साइड। ये टी अकाउंट याद कर ले तो ये वर्किंग्स में मुख्तलिफ चैप्टर में काम आएगा। ओपनिंग प्रीपेड, पेमेंट्स, एक्सपेंस और क्लोजिंग प्रीपेड। अच्छा, अभी कुछ ही देर में इसको फजूल कहकर मैं छुड़वा दूंगा, लिख लें, लेकिन कुछ ही देर में इसकी बेइज्जती करके निकाल देंगे इसको यहां से। और जिस तरह उन दो अकाउंट से स्टूडेंट की आसानी के लिए इस शक्ल में कन्वर्ट किया गया है, इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में अकाउंट की शक्ल याद कर लेते हैं कुछ इस तरह की। ये भी कुछ देर में इसको फारिग कर देंगे। इस साइड पे आएगा ओपनिंग एक्रूड, इस साइड पे आएंगी पेमेंट्स, इस साइड पे आएगा एक्सपेंस फॉर द ईयर और इस साइड पे आएगी क्लोजिंग एक्रूड। कहां पर? उधर? कहां? दोबारा किधर आए? तो पहले कहां है? वो किधर है? अरे नहीं ना भाई, दोबारा सुना जी सारे बच्चे दोबारा। असल में एंट्रीज को पोस्ट करके ये होता है, यहां पर ये एंट्री क्या बनी है? एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। असल में ये एंट्री है, लेकिन ये सारे टी अकाउंट्स, लेजर, सब एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनानी है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कौन सी दो फिगर्स चाहिए? एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर
और जो एसओएफपी में क्लोजिंग प्रीपेड जाना है। अगर हमें वो दोनों फिगर्स इन दो अकाउंट्स की बजाय एक ही अकाउंट से मिल जाए, हम मतलब स्टूडेंट्स, तो काम चल जाएगा ना। तो सिर्फ वो जो काम चलाऊ अकाउंट है वो ये है कि अगर आप इन फिगर्स में डबल एंट्रीज नहीं, सिर्फ इन चारों फिगर्स की पहचान याद करना चाहें तो ये फिगर कौन सी फिगर है? ओपनिंग प्रीपेड। तो मेरे ये कहने का मतलब हो गया कि इस अकाउंट का बीडी बैलेंस आ रहा होगा? नहीं, ये फिगर एंट्री ही से आई है असल में, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन इस एंट्री की अमाउंट थी कितनी? जो इसका बीडी था। तो ये रट्टा लगाने के लिए हो गई बात कि ये एक अकाउंट है जिसमें चार में से पहली फिगर कौन सी है? जो ओपनिंग प्रीपेड था। ये असल में एंट्री से आई है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन याद रखने के लिए ये फिगर इधर सीडी की शक्ल में यही आ जानी है ना। तो हम ये याद रख लेते हैं कि इसमें क्रेडिट साइड पे ये कौन सी अमाउंट आया करेगी? क्लोजिंग प्रीपेड के बराबर। ये एंट्री कहां से आई? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री क्या बनी? ये इनफैक्ट कोई एंट्री नहीं बनी, इसका नहीं क्लोजिंग भी नहीं है, इसका बैलेंस जो ट्रायल में गया और फिर कुछ ट्रांसफर्स क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। ये आपको बहुत बचपन में जब बीडी बैलेंस रिवाइज कराया था ना, ये तब बताई हुई बातें थी कि एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो बैलेंस ट्रायल में आता है, फिर ट्रांसफर एंट्रीज करके उनको वहां से इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। एंट्रीज होती है, इनको ट्रांसफर एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज कहती है। ये वो एंट्री करनी पड़ी। लेकिन हम इतनी एंट्रीज की बजाय काम चलाओ वर्किंग करनी है ना, तो हम इस टी अकाउंट को अगर रट्टा लगाना चाहें तो ये क्या है? ओपनिंग प्रीपेड की अमाउंट, पेमेंट फॉर द ईयर की अमाउंट, क्लोजिंग प्रीपेड की अमाउंट, एक्सपेंस फॉर द ईयर की अमाउंट। तो ये वर्किंग हमें सवालों में ऐसे काम आया करेगी कि इनमें से तीन फिगर्स पता हो तो चौथी फाइंड हो सकती है। तो हमने आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, वहां पर ये वर्किंग के तौर पे आएंगे काम। तो असल में ये दो टी अकाउंट है, लेकिन हम सिर्फ एक काम चलाऊ वर्किंग ये बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, नहीं, ये सिर्फ उन दो को मर्ज करके एक वर्किंग बनाएगी। ये समझ आई बात? तो इसी तरह से वैसे ही मान ले आए कि यही कुछ हुआ होगा, असल में दो अकाउंट होंगे, लेकिन अगर उनको एक वर्किंग की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये शक्ल बनेगी। वरना असल में यहां भी दो अकाउंट ही बनते होंगे, एक एक्सपेंस का अलग, एक्रूड एक्सपेंसेस का अलग। लेकिन सवालों में काम आने के लिए ये काम चलाऊ वर्किंग बना ली और जिंदगी आसान कर लेते हैं। इनको भी दफा करते हैं तो दोनों एक्सपेंसेस ही ना, तो हम इन दोनों को दफा करके एक कंबाइंड टी अकाउंट वर्किंग याद कर लेते हैं, जो आप अगर अलग अलग पेजेस पे कर रहे हैं तो जिसके ऊपर मर्जी नोट कर लें। एक इन दोनों की जगह एक कंबाइंड चीज बना लेते हैं, सवालों में काम आएगा। इधर ओपनिंग प्रीपेड, इधर पेमेंट्स फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग एक्रूड। तो अब इन दोनों को रहने देते हैं, ये याद रखते हैं। ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग एक्रूड, पेमेंट फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड। इन 6 में से कोई एक मिसिंग फिगर हो तो फाइंड हो सकती है। इमरान ये ना आवाज मुझे लग रहा है गूंज रही है, वो आतिफ ने कुछ चेंजेस की थी, लेकिन कोई मासूम इंसान ऐसा मौजूद हो कि सर ये पेमेंट फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर एक ही बात नहीं है? एक ही बात है। पेमेंट फॉर द ईयर क्या है? जो फॉर द ईयर इस 12 महीने की खिड़की में पे हुआ होगा। एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या? जो नहीं हुआ होगा, जो इस 12 महीने से रिलेट कर रहा है, जैसे वो बोरिंग कॉस्ट के अंदर महीने गिन रहे होते थे। तो जो इस साल के महीनों से, बहुत ऊंची हो रही है, जो इस साल के महीनों से रिलेट कर रहा होता है कैलकुलेट करके, वो ये है। और ये जितने भी पैसे पे किए ये वो है। तो इन 6 फिगर्स में से सवालों में काम आएंगी वर्किंग्स, कोई एक मिसिंग फिगर फाइंड हो सकती है। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से बनी हुई इनकी भी दो वर्किंग्स हैं, और फिर दोनों को बेइज्जती करके फिर कंबाइन बना लेंगे। तो एक इसके लिए है, इस वाले के लिए ओपनिंग एक्रूड इस साइड पे, इनकम इस साइड पे, रिसीट्स इस साइड पे, और क्लोजिंग एक्रूड इस साइड पे। असल में ये भी इसी तरह से ही कहीं बनी होंगी, बस उनको जोड़ के एक अकाउंट बना दिया कि बस बच्चे याद करें और काम चलाएं। और इस शाख के लिए
बनी ऐसे ही होंगी। दो अकाउंट कौन से होंगे, एक इनकम का होगा, एक एक्रूड इनकम का होगा। बनी इसी तरह से ही होगी, पीछे साइंस डबल एंट्रीज ही पोस्ट की होंगी, लेकिन सवालों में काम चलाने के लिए इनको मर्ज करके एक ही वर्किंग बना दी, और वो ये कि ओपनिंग, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, बोर्ड पे जो गलत लिख जाना ना ये, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, इनकम और रिसीट्स। और इसके लिए ओपनिंग, एक्रूड, रिसीट्स, क्लोजिंग एक्रूड और इनकम। अच्छा, असल में दो टी अकाउंट हैं जिनमें ये एंट्रीज पोस्ट हो रही हैं, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स की वर्किंग्स में हेल्प के लिए उसको एक ही शक्ल में रट्टा मरवा लें और इन दोनों को भी दफा करें। इनका बनाते हैं कंबाइंड, जिसमें इन दोनों को मिला लें तो उसकी शक्ल रह जाएगी जी, इन दोनों को मिला लें, ओपनिंग, एक्रूड, ओपनिंग एडवांस, इनकम फॉर द ईयर, receipts for the year, closing advance, closing accrued। ये इन दोनों को मर्ज करके ये सिंगल शक्ल याद रखें। तो ये इनकम्स की कंप्रीहेंसिव वर्किंग और वो लाल वाली एक्सपेंसेस की कंप्रीहेंसिव वर्किंग। अब ये रश बच गया है बहुत, तो और ये मैंने इनका कंबाइन बनाया था और ये मैंने इनका कंबाइन बनाया। अब इसको हौसले तसल्ली से जैसे नोट करना करें, फिर आपको ना कुछ ज़बानी बातें लिखवाता हूँ। ये कर दिया नोट, ये सेल्फियां ले लें। चले कुछ चीजें दबानी। एक तो आपको ना इनके मुख्तलिफ नाम बताता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनके मुख्तलिफ नाम बता रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। इन चारों के मुख्तलिफ नाम बता रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहते हैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड यानी जो भी एक्सपायर नहीं हुआ।
दोबारा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस की और नाम, एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू, कौन सा वाला ड्यू? माउंटेन वाला नहीं, DUE, एक्सपेंसेस ड्यू। एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अच्छा, जिनके वर्ड इधर उधर गिर गए हैं दोबारा बताता हूं। प्रीपेड एक्सपेंस का और नाम बताया है एक्सपेंस पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस के और नाम बताए हैं एक्सपेंस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस ड्यू। एडवांस इनकम के और नाम बताए हैं अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम। एक्रूड इनकम के नाम एक दो, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, बस ये इनके नाम इतने ही बहुत है। अच्छा, अब आप कुछ लिख लें कि ये जो ओपनिंग प्रीपेड और ओपनिंग एक्रूड और ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, इनको याद कैसे रखेंगे, क्या चीजें हैं? तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि सालों में कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो क्लोजिंग, जी लिखने वाली चीज है, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस बता रहा हूं, याद रखने हो तो क्या है ये क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस? ज्यादा पे कर दिया, लेकिन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या याद रखेंगे, आपके कैलकुलेट सही कर लेंगे। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, पेमेंट्स हो चुकी हुई हैं लेकिन वो रिलेट फ्यूचर ईयर से कर रहे हैं। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस वो हैं, पेमेंट्स हो चुकी हैं लेकिन रिलेटेड वो फ्यूचर ईयर से हैं। दोबारा, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस बता रहा हूं, पेमेंट्स हो गई हुई हैं लेकिन ये रिलेट फ्यूचर ईयर्स से कर रहे हैं। क्लोजिंग एडवांस इनकम, क्लोजिंग एडवांस इनकम, पैसे रिसीव हो गए हुए हैं लेकिन ये रिलेट फ्यूचर ईयर से कर रहे हैं। पैसे रिसीव हो चुके हुए हैं लेकिन ये रिलेट फ्यूचर ईयर से कर रहा है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काफी आनी है चीज काम, उसमें ये बहुत टेस्ट होते हैं। क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस, क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस बन चुका हुआ है लेकिन पे फ्यूचर में होना है। एक्सपेंस बन चुका लेकिन पे फ्यूचर में होगा। क्लोजिंग एक्रूड इनकम, क्लोजिंग एक्रूड इनकम, इनकम बन गई हुई है, कैश फ्यूचर में मिलेगा। इनकम बन गई हुई है, कैश फ्यूचर में मिलेगा। अच्छा, और जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है ना, ये मैंने फील किया कि अभी तो ये आपने एक दिन के अंदर अंदर भूल जाने,
तो एरर्स के चैप्टर के बीच में ही बताऊंगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कल मैं एरर शुरू कराऊंगा लेकिन उसी चैप्टर के बीच में ही बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।